देखिए, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन कैसे काम करता है। अभी तक हमने ये सीखा कि नाउन के टाइप्स कितने हैं, केस कैसे हैं, जेंडर कैसे हैं, फंक्शन कैसे करता है। एक नॉर्मल सेंस में उसके चेहरे देखे कि ये ऐसा दिखता है नाउन। फिर हमने सेंटेंस देखी, सेंटेंस में नाउन कैसे कैसे काम करता है, वर्ब कैसे कैसे आएगी, पजेसिव उसका कैसा आएगा, कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, ऑब्जेक्टिव केस है, कलेक्टिव केस है, कौन सा केस है, क्या है, ये सब हमने सीखा वहां पर। अब हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव केस है, या फिर अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आखिर में। ये सारे टर्म सीखेंगे और बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ये नाउन का आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में ए टू जेड जो भी जानकारी शुरुआत से आखिरी तक थी वो हम लोग रिपीट करेंगे एक बार अपने लेवल से, और बहुत डिटेल सीखेंगे कि नाउन सेंटेंस में काम कैसे करता है, जो हमें पता नहीं है और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, या पकड़ नहीं पा रहे सेंटेंस में, वो सारे रूल हम लोग आज सीखेंगे। लास्ट वीडियो इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे या तो प्रोनाउन सीखेंगे, या फिर जो भी आपके कमेंट आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कमेंट करना, बताना आपको क्या पढ़ना है, बाकी का मैं सब कुछ लाइन से भी बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, फिर उसका एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में नाउन जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जैसे कि राम इज गोइंग, तो राम जा रहा है। कौन जा रहा है? तो राम जा रहा है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। कौन सा अपना नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। नंबर कौन सा है? सिंगुलर नंबर का है। इज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इस वर्ब में आया है मेन वर्ब एक और, गोइंग हो गया मेन वर्ब। फिर इसके बाद किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऊपर वाले सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और पूरा कर देता हूं। जैसे मैंने कहा कि वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना फायदेमंद है। तो यहां पर देखिए इज के पहले कौन है? वॉकिंग। तो ये अपना यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब वाला सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा था टू लव या लविंग, वो वाला। तो अगर आपके पास वर्ब है तो भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का काम करेगी। अब कहोगे वर्ब क्यों नहीं है? ये वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि वॉकिंग, देखो मैंने कहा कि ही इज वॉकिंग, अगर इज के बाद वॉकिंग आता तो वो वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। और कोई भी शब्द जो सब्जेक्ट की जगह पर आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वॉकिंग जो है वो आपका सब्जेक्ट है और एज अ नाउन वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है वो पढ़ेंगे हम लोग वर्ब वाले चैप्टर में, जब पढ़ाएंगे जीरंट पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे टू वॉक, अब यहाँ पे वॉकिंग की जगह पर टू वॉक लिख दो तब भी वही बात है। अगर आपने नाउन नंबर नहीं पढ़ा है तो नाउन नंबर पहले पढ़ लीजिए वीडियो में, तब आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी कि मैंने क्या समझाया था वहां पर। वर्ब भी सब्जेक्ट का काम करती है और वर्ब लाती है अपने साथ में सिंगुलर। अब ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका नॉन लिविंग और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका होता है लिविंग। जिसके अंदर जान है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर जान नहीं है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जब ट्रांजिटिव वर्ब आती है, लेक्चर देख लें प्रीवियस उसमें बताया हुआ है, जब ट्रांजिटिव वर्ब आती है एक ऐसी वर्ब जिसका प्रभाव उसके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो उस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब वो ऑप्शनल होता है। तो पहले तो देखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर डिवाइड करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में। राम गेव मी ए बुक, किसने किताब दी? तो राम ने। राम हो गया सब्जेक्ट। क्या किया? दिया। तो देना हो गया हमारा मेन वर्ब। किसको दिया? मुझे दिया। मुझे क्या? मैं सजीव को निर्जीव, मैं सजीव हूं तो मैं कहलाऊंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मुझे क्या दिया? मुझे एक बुक दी, तो बुक आपका कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि निर्जीव है। इसके पहले आ गया आर्टिकल। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट कितने? एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट क्यों हैं? जरा सोचिए। ऑब्जेक्ट इसलिए हैं क्योंकि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद जो भी कुछ आता है वो दोनों ऑब्जेक्टिव केस के आते हैं। तो ये दोनों कहलाएंगे ऑब्जेक्ट क्योंकि दोनों वर्ब के बाद आए हुए हैं। लेकिन एक सजीव आया, एक निर्जीव आया है। जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं। अगर मैं इनके क्रम को आगे पीछे कर दूं, अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखूं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखूं, तो मुझे बीच में टू लगाना पड़ेगा इस वाले शब्द के ठीक पहले। भले यहाँ पर मी हो, चाहे राम हो, चाहे बॉयज हो, कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, उसका नाम हो या उसका जेंडर हो, कुछ भी हो, मुझे उसके पहले टू लगाना ही लगाना पड़ेगा। और किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, मैं ऊपर वाले बता देता हूं आपको, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अगर मैं कहता राम गेव ए बुक, ए बुक, फिर पीछे आता टू मी, यहां से उठा के पीछे रख दो तो टू जोड़ेगा यहां पर ऐसे। अब किसी सेंटेंस में जो
आपका नाउन है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। अब एक लोगों ने मुझसे पूछा था, शायद उनका नाम दुर्गेश था, कि सब्जेक्ट जो आपका सेंटेंस के जो पीछे आ रहा है ना वो कॉम्प्लीमेंट के ऑब्जेक्ट, उसमें डिफरेंस बता दीजिए। वीडियो तो अलग से मिल जाएगा, मैं थोड़ा यहीं से क्लियर कर देता हूं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि कोई सेंटेंस है, सपोज कीजिए ये वाला, जैसे मैं इस सेंटेंस में आपको बताऊं तो इसमें और ऊपर वाले सेंटेंस डिफरेंस क्या है। देखिए सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं मैं बता देता हूं। देखिए जैसे यहां पे राम एक व्यक्ति हो गया, एक नाउन है, मी दूसरा एक सब्जेक्ट या फिर कैसे दूसरा एक व्यक्ति है, और एक यहां पर आपका आ गया बुक, तो ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। कितने व्यक्ति और कितनी चीजें, तो दो व्यक्ति हैं, राम और मी, और एक बुक। ना तो राम मी है, मी एक अलग व्यक्ति है, और ना ही बुक मी है क्योंकि बुक अलग है, मी अलग हो, और ना ही राम बुक है। कहने का मतलब ये कि राम एक अलग है, मी एक अलग है, बुक एक अलग है। जब तीनों चीजें अलग अलग होती हैं तो पीछे जो वर्ब के बाद आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि मी ना तो बुक है और ना बुक मी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर इसी जगह मैं ये कहूं कि राम इज अ टीचर, राम एक अध्यापक है, तो अध्यापक कौन है? राम। राम कौन है? अध्यापक। तो टीचर ही राम है और राम ही टीचर है, ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए आए हुए हैं। तो जब कोई भी शब्द, आखिरी वाला शब्द जब कोई पहले वाले शब्द के लिए आया होता है तो आखिरी वाले शब्द को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। थोड़ी सी आपको बात समझ में आई होगी। अब जरा मी को देखते हैं, वर्ब का मी आया हुआ है। मी क्या राम है? जी नहीं है। बुक राम है? जी नहीं है। क्या बुक मी है? नहीं है। तो ये तीनों के तीनों शब्द जो वो अलग अलग आए हुए हैं, बिल्कुल अलग हैं, तो ये आपके ये दोनों कहलाएंगे ऑब्जेक्ट। और जबकि यहाँ पे टीचर शब्द जो वो राम के लिए आया हुआ है, और राम कौन से केस का है? सब्जेक्टिव केस का। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के पहले है। ऐसा कोई भी शब्द जो सब्जेक्ट के लिए आया हो और जो पीछे लिखा हो तो वो कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? और आगे इसी जगह मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि राम सब्जेक्ट हो गया, एज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग हो गया मेन वर्ब, और विद आपका हो गया, विद आपका क्या हो गया यहाँ पर? प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद मोहन कौन से केस का आएगा? ऑब्जेक्टिव केस का हो गया यहाँ पे नाउन। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि राम मेड मोहन कैप्टन। अब देखते हैं, राम हो गया सब्जेक्ट, मेड हो गया हमारा वर्ब, मोहन हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों हो गया? क्योंकि वर्ब के बाद आया हुआ है। क्या मोहन राम है? नहीं, ना राम मोहन है ना मोहन राम है। राम अलग है, मोहन अलग है। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 तो ये हो गया। अब देखिए कैप्टन, कैप्टन दूसरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये कंफर्म करना है। अगर ये देखिए चेक करते हैं, क्या राम कैप्टन है? राम ने मोहन को कैप्टन बनाया तो मोहन कैप्टन बना, ना कि राम कैप्टन है, तो राम कैप्टन नहीं है। तो कैप्टन किसको बनाया? मोहन को बनाया, तो मोहन कैप्टन बन गया। मतलब मोहन ही कैप्टन है और कैप्टन ही मोहन है। ये लास्ट वर्ड जो है वो मोहन के लिए आया हुआ है, जबकि बुक मी के लिए नहीं आया हुआ था। तो देखिए अब की बार ये शब्द किसके लिए आया? मोहन के लिए। मोहन कौन से केस का है? ऑब्जेक्टिव केस का। ऐसा कोई भी शब्द जो ऑब्जेक्ट के लिए आए और ऑब्जेक्ट ही वो शब्द हो और वही शब्द ऑब्जेक्ट हो तो वो आपस में शब्द कहलाता है, यहाँ पर इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। फिर इसका कौन से केस का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस का कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, जबकि ये शब्द जो था वो सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। ऐसा कोई भी आखिरी वाला शब्द जो सब्जेक्ट के लिए आया है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स को बोलेंगे। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए आया हो तो इस वाले शब्द को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा समझ लीजिए, वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। बाकी का नई वीडियो तो आपको वो चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर इसके बाद देखते हैं अगला वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि राम कॉल्ड हिम किंग। राम हो गया सब्जेक्ट, कॉल्ड हो गया मेरा वर्ब, हिम हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन ऑब्जेक्ट किसका? राम ने उसको पुकारा क्या? किंग। राम ने उसको किंग पुकारा। तो हम यहाँ पे वर्ब कॉम्प्लीमेंट ना कह के बोलेंगे। देखिए वर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं समझो आप, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिर से समझ लीजिए। वर्ब कॉम्प्लीमेंट को मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट वाले या फिर वर्ब वाले चैप्टर में डिटेल समझा दूंगा, अभी समझो आप थोड़े कंफ्यूज जाओगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को और थोड़ा समझ लीजिए। मैंने कहा
कि राम कॉल्ड हिम कैप्टन, राम ने उसको किंग पुकारा, राम ने उस लड़के को, उस आदमी को राजा कहकर के पुकारा। तो क्या राम हिम है? नहीं, क्योंकि राम अलग है और हिम शब्द एक अलग है, हिम व्यक्ति एक अलग है। अब ये किंग कौन है? क्या राम किंग है? नहीं, राम ने तो उसको किंग कह के पुकारा। तो किंग किसको पुकारा? उसको। तो किंग शब्द जो है वो हिम है और हिम ही किंग है। तो इस किंग को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? क्योंकि ये शब्द जो है अकेला नहीं है, वो हिम के लिए ही आया हुआ है। जब भी कोई शब्द किसी और शब्द के लिए आया हुआ होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ये डिसाइड करना है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो ये शब्द किसके लिए आया हुआ है? हिम के लिए। हिम कौन से केस का? ऑब्जेक्टिव केस का, जिसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इसको बोलेंगे। अगर उसी जगह में कहूं राम इज अ टीचर, तो टीचर कौन है? राम। राम कौन से केस का है? राम सब्जेक्टिव केस का, क्योंकि वर्ब से पहले आया हुआ है। राम इज अ टीचर। तो यहां पर इस टीचर वर्ड को बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब है कोई पहले वाले शब्द के लिए कोई शब्द पीछे आया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। नाउन जो है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। कैसे? जैसे मैं यहां पे बोलूं कि राम सब्जेक्ट है, प्रोवाइड आपका वर्ब हो गया, मोहन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए पेन आपका हो गया, ए पेन कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये निर्जीव है। अगर मैं यहां पर ये कहूं कि राम इज मिस है विद मिस के साथ मोहन, राम मोहन के साथ है, तो यहां पे राम सब्जेक्ट हो गए, इज आपका हो गया वर्ब, विद आपका हो गया प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन की बात कौन सा केस का नाउन आता है? ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहां पर मोहन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। भले ये प्रॉपर नाउन है, उसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कौन से केस का है? तो राम सब्जेक्टिव केस का और मोहन ऑब्जेक्टिव केस का है। राम सब्जेक्टिव केस का क्यों? क्योंकि वर्ब के पहले आया है। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। मोहन ऑब्जेक्टिव केस का क्यों है? क्योंकि एक तो वर्ब के बाद आया हुआ है, दूसरी बात ये प्रपोजिशन के बाद आया हुआ है। प्रपोजिशन के बाद जो भी कोई शब्द आता है वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस का शब्द, भले वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल का मतलब इतना समझ लीजिए, फिलहाल V1 प्लस ING। जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई भी शब्द आपका लिखा हो, समझ लेना वो ऑब्जेक्टिव केस का शब्द है। जैसे कि ईटिंग क्या है? ईटिंग एन एप्पल इज अ गुड हैबिट। तो ईटिंग यहाँ पर एज अ पार्टिसिपल है, जिसको डिटेल में समझेंगे हम लोग वर्ब वाले चैप्टर में। तो इसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट आया। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो एन एप्पल क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो एप्पल जो है वो देखा जाए तो आपका एक नाउन है। क्यों? क्योंकि इसके पहले एन आया हुआ है और एप्पल एक सेब होता है, सेब मैंने किसी का नाम लिया है वस्तु का, तो ये आपका कहलाएगा नाउन। और नाउन ये किसके पहले आया हुआ है? वर्ब के पहले आया हुआ है। किसी वर्ब के बाद एक शब्द आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और किसी शब्द का रूप जो है वो ING फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट भी नाउन कहलाता है। इसके बाद इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव क्या होता है? ईटिंग की जगह में टू ईट बोल दूं। इन्फिनेटिव का बेसिकली मतलब ही समझ लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर मैं वर्ब की 2 + V1 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दूं अगर, तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव। हल्का समझ लीजिए फिलहाल। और अगर उसके बाद कोई नाउन आता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस का नाउन, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला शब्द कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस का। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द कौन से केस का कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे टू ईट आपका क्या है? एक इन्फिनेटिव है, क्योंकि इसका चेहरा कैसा है? 2 + V1 का। इसके बाद क्या आया? एन एप्पल। तो एप्पल आपका कौन से केस का हो गया? ऑब्जेक्टिव केस का। अब यहाँ पे वर्ब आ गई इज आपका हो गया मेन वर्ब, ठीक है ना, मेन वर्ब। ये आपका आर्टिकल हैबिट के लिए, तो हैबिट आपका हो गया नाउन। हैबिट की विशेषता बता रहा है। गुड आपका हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि एक अच्छी आदत। तो यहाँ पर आपका पूरा हो गया, समझ में आ गया आपको ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे काम कर सकता है। इन्फिनेटिव बाद भी अगर ऑब्जेक्ट कोई आएगा, कोई शब्द आएगा जो कि नाउन का रूप होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। तो इतने सारे तरीकों से नाउन काम करता है किसी भी सेंटेंस में। और साथ ही साथ अभी एक और रूप बचा हुआ इसका है कि किसी भी सेंटेंस में अगर अपने पास ये नाउन है और उसके पहले एक और कोई शब्द आए जिसको जो मॉडिफाई कर रहा है, जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो उसको कभी कभी कंपाउंड नाउन भी बोलते हैं। कैसे? ए आपका हो गया आर्टिकल। अब आर्टिकल देखिए, माउंटेन शीप, पहाड़ी भेड़।
अब देखिए पहाड़ी, यहाँ पर पहाड़ भी एक नाउन है और शीप भी एक नाउन है देखा जाए तो ये दोनों मिलकर किसका काम कर रहे हैं? कंपाउंड नाउन। लेकिन रियल में नाउन ये है और इस शीप के आगे जो है ये इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। कौन सी भेड़? पहाड़ी वाली भेड़। तो यहाँ पे जो पहाड़ी शब्द जो है खुद अपने में नाउन है, लेकिन ये इसके शीप के अर्थ में वृद्धि कर रहा है। कोई भी शब्द जो किसी नाउन के अर्थ में वृद्धि करता है कहलाता है एडजेक्टिव या फिर मॉडिफायर। तो ये दोनों मिलकर के बन जाते हैं कंपाउंड नाउन। तो ये आपके दोनों कंपाउंड नाउन है। हैज आपका हो गया मेन वर्ब, ग्रेट हो गया इसका एडजेक्टिव, एबिलिटीज आपका हो गया नाउन, क्योंकि योग्यता आपका एक नाउन शब्द है। और यहाँ पे आर्टिकल जो शिप के लिए आया हो, लेकिन यहाँ पे माउंटेन जो है आपका मॉडिफायर का काम कर रहा है, जो कि बना रहा है कंपाउंड नाउन। लास्ट देखते हैं ए पोजीशन टू अनदर नाउन। ए पोजीशन मतलब क्या होता है? मैं कोई भी नाउन लिखूं, उसके बगल में कॉमा लगा के इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी फिर से दूं, फिर कॉमा लगा फिर से दे दूं, फिर कॉमा लगा फिर से दूं, फिर लास्ट में आके यहाँ पे कोई मैं वर्ब लगाऊं, एज, एम, आर, जो भी आपको लगाना है। तो एक नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी बार बार कॉमा लगा के दी जा रही है, तो ये सारे सारे टेक्निक कहलाती है आपकी ए पोजीशन। ए पोजीशन मतलब बगल में रखना कॉमा लगा करके। कैसे? सचिन, सचिन द ग्रेट क्रिकेटर वंस अ कैप्टन मेड 100 रन या फिर मेड 100 अगेन। तो सेंटेंस तो रियल में देखो ये है कि सचिन मेड 100 अगेन, सचिन 100 फिर से बना दिए। लेकिन सचिन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी और दे रहा हूं कि सचिन कौन है? द ग्रेट क्रिकेटर, बहुत महान क्रिकेटर हैं। वंस अ कैप्टन, एक बार कैप्टन भी रह चुके हैं, उन्होंने 100 रन बनाए। तो एक व्यक्ति के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं बार बार, वो भी कॉमा लगा करके। तो एक व्यक्ति के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी कॉमा लगाकर बार बार रखी जाती है उसको बोलते हैं ए पोजीशन का मतलब बगल में रखना, कॉमा लगा करके उसके बारे में जानकारी देना। तो ओवरऑल नाउन जो है पूरे ग्रामर में 12 तरीके से काम करता है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ सकता है, 2+V1 के रूप में आ सकता है, कंपाउंड नाउन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट वर्ब का हो सकता है। वर्ब का नहीं अभी बताएंगे, अभी तो ऑब्जेक्ट का समझ लीजिए। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी वर्ब का, किसी प्रपोजिशन का। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेंटेंस में नाउन इस तरह से काम करता है। बहुत ही डीप जानकारी दी है, हो सकता है आपको समझ में ना आए। आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखें तो मेरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसके बारे में दूसरा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, आज मैंने बिल्कुल सही तरीके से समझा दिया है। फिर आप जुड़े रहें, देखते रहें और समझते रहें।